नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवपुरी से अहम खबर है। पीएम मत्स्य संपदा योजना में फर्जीवाड़ा, फर्जी कोटेशन लगाकर 32 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद पर एफआईआर, हितग्राही राजू, अनीता और रेखा पर भी कार्रवाई हुई है। तो फार्म गिरिराज जी ऑयल सप्लायर को भी यहां पर आरोपी बनाया गया है। योजना में महिला हितग्राही को 60, पुरुष हितग्राही को 40% का अनुदान। ईओडब्ल्यू ने शिकायत की, जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ईओडब्ल्यू ने शिकायत की, जांच के बाद यहां पर एफआईआर दर्ज की है। पीएम मत्स्य संपदा योजना में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। फर्जी कोटेशन लगाकर 32 लाख की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। तो सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ईओडब्ल्यू की शिकायत के बाद यहां पर जांच की गई और जांच के बाद अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। योजना में महिला हितग्राही को 60, पुरुष हितग्राही को 40% अनुदान मिलता है। उसमें ही गड़बड़ी की गई है। 32 लाख का ये फर्जीवाड़ा है। शिवपुरी से बड़ी खबर। पीएम मत्स्य योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। फर्जी कोटेशन लगाकर यहां पर 32 लाख की धोखाधड़ी हुई है। हितग्राही राजू, अनीता और रेखा पर भी कार्रवाई होगी। फार्म गिरिराज ऑयल सप्लायर को भी आरोपी बनाया गया है। योजना में महिला हितग्राही को 60, पुरुष हितग्राही को 40% अनुदान। ईओडब्ल्यू ने शिकायत की, जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। तो शिवपुरी से बड़ी खबर। पीएम मत्स्य संपदा योजना में फर्जीवाड़ा, फर्जी कोटेशन लगाकर 32 लाख की धोखाधड़ी। ईओडब्ल्यू ने शिकायत की, जांच के बाद एफआईआर दर्ज। पीएम मत्स्य संपदा योजना में फर्जीवाड़ा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। फर्जी कोटेशन लगाकर 32 लाख की धोखाधड़ी। सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद पर एफआईआर, हितग्राही राजू, अनीता और रेखा पर भी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के छात्रों के कार्यक्रम मध्यांचल उत्सव 2026 में युवाओं को विश्वास दिलाया कि सरकार युवाओं के दम पर ही वैश्विक स्तर पर देश और प्रदेश की साख स्थापित करेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल उत्सव में शामिल हुए। ये कार्यक्रम दिल्ली में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया है। मेडिकल कॉलेज 2 साल में कहाँ, 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत अनेक मंत्रियों और अधिकारियों से प्रदेश की लंबित परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
राजधानी रायपुर के अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में 23, 24 और 25 जनवरी को साहित्य उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का आगमन होने जा रहा है। आयोजन की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। साहित्य उत्सव का शुभारंभ 23 जनवरी को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। साहित्य उत्सव के दौरान साहित्यकार और रंगमंच के चर्चित कलाकार मनोज जोशी के चाणक्य नाटक का मंच 23 जनवरी को शाम 7 बजे होगा। मंचन महाभारत में कृष्ण की भूमिका नीतीश भारद्वाज, सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक अनुराग बसु साहित्य उत्सव में शामिल होंगे। 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में काव्य पाठ भी आयोजित होगा। साहित्यकारों के विचार विमर्श परिचर्चाओं के लिए 4 मंडप बनाए गए हैं। साहित्य उत्सव 23 जनवरी से 25 जनवरी तक साहित्य उत्सव। देश भर के नामचीन साहित्यकार, कलाकार, विचारक, पत्रकार करेंगे शिरकत। 3 दिनों में कुल 42 सत्र, 118 साहित्यकार, कलाकार होंगे शामिल। देश के साथ प्रदेश के नामचीन और युवा साहित्यकार भी होंगे। पहले दिन उद्घाटन सत्र में राज्यसभा सांसद हरिवंश होंगे शामिल। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी होंगे शामिल। 24 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कवि सम्मेलन आयोजित होगा। समापन में नाटककार चंद्र प्रसाद द्विवेदी, अनुराग बसु भी होंगे शामिल। साहित्य उत्सव के संबंध में नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने इसके बारे में जानकारी दी। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। उसी रजत जयंती उत्सव के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सुझाव था कि हमें साहित्य और संस्कृति के भी आयोजन करने चाहिए। उसी संकल्पना को साकार करने के लिए हम ये 3 दिन का रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसकी सुविधा के लिए हमने 20 बसों की व्यवस्था की है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और रायपुर के अलग अलग मार्गों से होकर ये बस जाएगी। उसकी समय सारणी और उसका पूरा रूट चार्ट आजकल में पूरी तरह से सार्वजनिक कर दी जाएगी। मैं पूरे प्रदेश के साहित्यिक बिरादरी से अपील करता हूँ कि उन्हीं का यह आयोजन है, उन्हीं के लिए यह आयोजन है। अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर इस कुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ में बरसों बाद सरकार की पहल पर साहित्यिक आयोजन हो रहा है। तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुक्तिबोध और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकारों की भूमि पर यह आयोजन सार्थक ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। धार जिले की भोजशाला में 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने के कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। धार के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों और हिंदू मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठकों में लंबी चर्चा की गई। बैठक में कमिश्नर सुदामा खाड़े, IG अनुराग, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और SP मयंक अवस्थी मौजूद रहे। दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान और किसी भी विवाद से बचने पर मंथन किया गया। मुस्लिम समाज ने सीमित संख्या में सांकेतिक नमाज की बात कही, जबकि भोज उत्सव समिति ने 2003 के आदेश के तहत अखंड पूजा पर अपना पक्ष रखा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और शांति सर्वोपरि रहेगी। प्रशासनिक अमले से और IG साहब, कमिश्नर साहब और जो भी हमारे अधिकारी गण हैं, सबने याद किया था मुस्लिम समाज को। तो एक पूरा डेलीगेशन बन के हम लोग सब आए थे। काजी साहब आए थे, हमारे वरिष्ठ जो भी है लोग सब आए थे और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है। बसंत पंचमी को लेकर आज दोनों पक्षों से दोनों को हमने सुना और परंपरागत जो भी बातें पहले होती थी वो भी देखा और दोनों पक्षों के जो उनके जो विचार थे उनको भी सुने और प्रशासन की तैयारी वो भी देखने आए थे और कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी का जो निकला है। 2 पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है
बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और एसपी भी साथ में ही थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम। चलिए बात करते हैं धार की, जहां बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। दरअसल 23 जनवरी यानी कि शुक्रवार को ही बसंत पंचमी का पर्व है और इस दिन भोजशाला में मुस्लिम समाज नमाज अता करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू सरस्वती पूजा भी करते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। रविवार को निकाले गए फ्लैग मार्च में करीब 900 पुलिस जवान शामिल रहे। फ्लैग मार्च में वज्र योद्धा जैसे शस्त्रों से लैस वाहनों की मौजूदगी रही। पूरे मामले में पुलिस विभाग का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद जनता को भरोसा दिलाना है कि त्योहार के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कि शहर में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे और आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसको लेकर आज आरएफ के साथ में और जो हमें आरएफपीटीसी और पीटीएस का जो फोर्स मिला, ट्रेनिंग स्कूल का जो फोर्स मिला, उसके साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया था। धार शहर के विभिन्न कस्बों में धर्मपुरी, मनावर, गंधवानी, साथ ही दिकठान, सागौर, यहाँ पर भी फ्लैग मार्च शाम के समय निकाला जाएगा। कोई भी बल फ्लैग मार्च इसलिए करता है कि जो ड्यूटी के लिए हम आए हैं वो ड्यूटी में किसी तरह से कोई व्यवधान, कोई असामाजिक तत्व ना पैदा करे और लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स ने आज स्टेट पुलिस के साथ मिलकर के पूरे टाउन में फ्लैग मार्च किया। बिलासपुर के युवाओं ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। 4 चरणों की कठिन प्रक्रिया से गुजरकर भारती पटेल और आयुष सिंह का चयन दिल्ली में आयोजित समारोह के लिए हुआ। 9 से 12 जनवरी को भारत मंडपम में आयोजित डायलॉग में दोनों युवाओं ने विकसित भारत को लेकर अपने विचार साझा किए। समारोह में पीएम मोदी और देश के जाने माने वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस उपलब्धि पर सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने युवाओं को बधाई दी। जैसा कि मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित बनाने का जो सपना देखा है, उसके लिए ही युवाओं के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जैसा कि पता है कि हमारे देश जो है युवावादी वाला देश है, यहाँ की 65% आबादी युवाओं से परिपूर्ण है। तो इसी तारतम्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा कि युवाओं की शक्ति का प्रयोग करके हम भारत को कैसे 2047 तक विकसित बना सकते हैं। और युवा जो है आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में कैसे भूमिका निभा सकता है, इन विचारों को प्रस्तुत करने का हमको भारत मंडपम में जाकर प्रस्तुत करने का मौका मिला। जी, मेरा सिलेक्शन वुमेन लेड डेवलपमेंट से हुआ था। भारत मंडपम में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला था। वहाँ पे हमने ये अपनी विचारधारा रखी थी कि महिलाएं अब बेनिफिशियरीज ही नहीं, अब लीडर बनेंगी। अब हमको लीड करने का मौका चाहिए। वुमेन लेड डेवलपमेंट का अर्थ ही यही है कि नारी के नेतृत्व में विकास। अब नारी का विकास करना बहुत हो गया, अब हमें नारी के नेतृत्व में विकास करवाना है। तो धमतरी में एक बार फिर से आईएनएस न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बकारा के पिपरिया तालाब में हर साल आने वाले प्रवासी पक्षियों को लेकर दिखाई गई खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। ओपन बिल स्टॉक प्रजाति के पक्षी करीब 8 महीने यहां रहकर प्रजनन करते हैं। पहले शिकार की घटनाएं सामने आई थी, जिस पर नगर पंचायत ने जुर्माने का फैसला लिया। अब खबर के बाद कलेक्टर, तहसीलदार और नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने स्थल का निरीक्षण किया है। तालाब के सौंदर्यीकरण और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण की दिशा में प्रशासन आगे कदम बढ़ा रहा है। धमतरी जिले से लगा हुआ भखारा गांव का ये पिपरिया तालाब, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है विदेशी फॉरेनर जो है पक्षी यहाँ पर आकर प्रवास करते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर 10 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी जो हैं यहाँ पर आकर प्रवास करते हैं। रंग बिरंगे यहाँ पर पक्षी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। खास बात आपको बता दूं कि इस गांव में जो है कई सालों से जो है यहाँ पर ये पक्षी जो है ऑस्ट्रेलिया से और कहीं कहीं से जो है यहाँ पर आकर यहाँ पर प्रवास करते हैं। इस दौरान ये 8 महीने यहाँ पर रहते हैं। इनका जो प्रजनन काल होता है, फिर इनके बच्चे होते हैं, उसके बाद ये पक्षी जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो गांव वाले हैं, इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए कभी मतलब हमेशा इन पक्षियों की सुरक्षा की जाती है, इनकी देख रेख की जाती है, ताकि कोई भी शिकारी जो है आकर यहाँ पर इनका शिकार ना कर सके।
कुछ समय पहले ऐसी घटना भी घटी थी कि कुछ शिकारियों द्वारा इनका शिकार किया जा रहा था, लेकिन स्ट्रिक्टली जब गांव वाले इस चीज को देखे कि यहाँ पर ये जो पक्षी हैं बाहर से आते हैं तो उनका शिकार ना हो, इसलिए जो है उनकी यहाँ पर सुरक्षा की जाती है। लेकिन खास बात तो ये है कि ये पक्षी जब यहाँ पर आते हैं और 8 महीना अपना यहाँ पर जो है अपना समय यहाँ पर काटते हैं, फिर उनके यहाँ बच्चे होते हैं, ये सिलसिला बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन प्रशासन को भी जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए, यहाँ की जो व्यवस्था है उसे सही करना चाहिए, ताकि ये जो पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं जो बाहर से आते हैं, ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। और ये एक आकर्षण का, देखा जाए तो ये एक आकर्षण का केंद्र है, और अगर इस जगह पे व्यवस्था और अगर थोड़ी बढ़ जाती है तो ये एक पिकनिक स्पॉट के जैसा भी मतलब ये जगह जो है बन सकती है। तो इसके लिए प्रशासन को भी अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। गांव वाले तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है लगातार यहाँ पर व्यवस्था और देख रेख करते रहते हैं, ताकि ये पक्षी यहाँ पर 8 महीना सुरक्षित अपना यहाँ पर समय काट सके। उसके बाद फिर ये जो है वापस अपने मूल देश जहाँ पर ये है, जहाँ से ये आए हैं, वहां पर ये रह सके। सौम्या यादव, INH 24/7 धमतरी। बड़ी खबर झाबुआ से है, जहां पर शहर के उत्कृष्ट मैदान में आयोजित महाराज नो मेलों में आज आपका बता दें कि बड़ा हादसा देखने को मिला। कल 4 बजे मेले में संचालित एक चलता झूला अचानक अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। मौके पर ही अफरा तफरी मच गई और इस दुर्घटना में करीब 15 छात्र जो है वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि झूले पर क्षमता से अधिक बच्चों के बैठने के कारण यह हादसा हुआ था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और कोमा खान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में महाराष्ट्र के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 950 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा तस्करी में प्रयुक्त ट्रक भी जब्त किया गया है और जिसकी कीमत 15 लाख है। तो इसके साथ ही फोन और रकम भी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि बीते 15 दिनों में जिलों में यहां पर 1831 किलो से अधिक गांजा जो है वो जब्त हुआ है, जिसकी कीमत 9 करोड़ 15 लाख से ज्यादा है। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विशेष टीम जांच के लिए बना चुकी है। सारे गांजे जो पकड़े जा रहे हैं महासमुंद में, उड़ीसा से उनकी शुरुआत हो रही है और वो देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाए जा रहे हैं। इस केस में से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। तरीका था, गाड़ी में रखे हुए थे, पर तरीके देखें बार बार बदल रहे हैं। जैसा मैं पहले भी बताया, गाड़ी के विभिन्न हिस्सों में छुपाकर गांजे ले जाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अनेक बार आप ये देखते हैं, जैसे पिछले बार एम्बुलेंस में एक बड़ा भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया था। अब देखेंगे बाइक्स में भी कुछ लोग आके डंप भी कर दे रहे हैं जंगल में। उस नेटवर्क के हर एक पहलुओं पर विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैं बताया कि इस बार जो 17 दिनों में जो 18-19 प्रकरण हुए हैं, उसमें से 4 प्रकरणों में एंड टू एंड कार्रवाई की जा रही है और सब में बारीकी से पहचान भी की जा चुकी है ये डिफरेंट मॉडल। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़े ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। भोपाल निवासी अबान शकील, अंतर्राज्यीय सप्लायर वैभव उर्फ बाबा शर्मा और इंदौर की कुख्यात महिला तस्कर के आपराधिक गठजोड़ को पकड़ लिया गया है। अबान मुंबई, गुजरात और गोवा तक ड्रग्स सप्लाई करता था, जबकि बाबा क्लब, बार और पार्टियों में युवतियों के जरिए ड्रग्स वितरित करता था। पुलिस ने 15 ग्राम एमडी ड्रग्स, महंगी कार और 32 लाख रुपए जब्त किए हैं। मोबाइल डेटा से पता चला कि ड्रग पार्टियों का नेटवर्क रतलाम तक फैला था। अबान, बाबा और उनकी महिला सहयोगियों ने क्लब इवेंट के जरिए तस्करी की योजना बनाई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क को तोड़ने का दावा कर रही है। और कनाडिया पुलिस को सूचना मिलने पर डीपीएस स्ट्रीट के पास कुछ लोग संदिग्ध हैं और मुखबिर की सूचना मिलने पर तत्काल वहां पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद एक गाड़ी को रोका जो इको स्पोर्ट थी, बिना नंबर की थी। उसमें भागने का प्रयास किया गया तो उसको पकड़ा गया और उसका नाम पूछा तो उसका नाम बाबा उर्फ वैभव था और जो कि एक इवेंट का काम करता है, ऑर्गेनाइज करने का काम। इसके साथ में 2 लड़कियां भी थी। जब इनकी सभी की तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से 10 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स निकला है। एक ईशुजा है जो कि अंधेरी ईस्ट मुंबई की रहने वाली है और इसमें दूसरी एक लड़की है अलीशा जो कि रतलाम की रहने वाली है। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया है।
रीवा में खिलाड़ियों से भेदभाव से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अफसरों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश शासन की ओर से आयोजित खो खो प्रतियोगिता में भाग लेने आए कुछ युवाओं को टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद युवाओं का आरोप है कि वे पूरी तरह टैलेंटेड और अनुभवी हैं। इसके बावजूद खेल अधिकारियों ने मनमाने तरीके से अपने चहेतों और रिश्वत देने वाले युवाओं को टीम में शामिल किया है। इस बात को लेकर सोमवार को करीब 1 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी एसपी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे खिलाड़ी थे, इन सब के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय किया गया है। हम सब बेस्ट टीम होने के बावजूद भी हमारे सभी खिलाड़ियों को कटाक्ष कर दिया गया, वहां से काट दिया गया है और जो खिलाड़ी उनके जान पहचान के जो उनके खिलाड़ी थे, सिर्फ उनका ही सिलेक्शन वहां पे किया गया है। हमने और हमारी टीम ने जब आवाज उठाई तो उन्होंने खेल होने से पहले सिर्फ कहा था कि आप कितने भी अच्छे आपका प्रदर्शन रहेगा, आपके सिर्फ 2 खिलाड़ी जाएंगे। हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होने के बाद भी हमारे किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए, जो कि जबलपुर में 28 से 31 जनवरी को होने जा रही है। ये शिकायत आवेदन तो मेरे पास अभी प्राप्त नहीं हुआ है, आपके कहने पर मुझे मालूम पड़ रहा है। हाँ, कुछ बच्चों की सीएम शिकायत हमारे पास में आई है कि खेलो इंडिया के तहत खो खो खेल में कुछ बच्चों के साथ अनजस्टिस हुआ है। तो वो हमारी कमेटी है, उस कमेटी के माध्यम से हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और ये खेलो एमपी का जो आयोजन है वो खेल संघों के जो चयन करता है, इसका मुख्य रूप से खेल संघ के चयन करता है, खेल विभाग के चयन करता है, इसमें शायद नहीं है। तो मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ कि ये जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं इसका स्पष्ट करें, 1 दिन के अंदर जवाब दें। छोटे से के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।